जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का पार्ट टू। ठीक है, स्टैटिक जीके का पार्ट टू। इससे पहले पार्ट वन आ चुका है। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो भी आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम होते हैं तो उसके लिए स्टैटिक जीके आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम पार्ट टू लेके आए। पार्ट वन इससे पहले आ चुका है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर वो देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन की, जिसमें दिया गया मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है। तो मालगुडी डेज जो एक बुक है, भारतीय लेखक ने जो कार्य किए हैं उनके ऊपर आधारित है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर के नारायण। तो क्या है, आर के नारायण पर आधारित है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 की जो आई थी उसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंदौर जो था वो पहले स्थान पर था। अगर बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर जो है वो 2017 से, ठीक है, कब से, वो 2017 से। और बात करते हैं वर्तमान यानी कि 2021, तो 2021 तक कंटिन्यू जो है स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में इंदौर पहले स्थान पर है। बात करते हैं 2021 की, तो 2021 में इंदौर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग की सूची में पहले स्थान पर है। और अगर राज्य की बात करते हैं तो राज्य क्या हो जाएगा यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य। यानी जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसको स्वच्छ सर्वेक्षण राज्य का दर्जा दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य को क्या दिया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं वाराणसी की, तो वाराणसी जो है इससे पहले 2016 में, ठीक है, वाराणसी क्या है, वाराणसी 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग की पहले स्थान पर आया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टैटिक जीके में। क्यों, क्योंकि इसका कारण ये है कि 2020 में जो है 5 स्टार, 5 राज्यों को 5 स्टार दिए गए थे। ठीक है, 5 राज्यों को 5 स्टार दिए गए थे। तो वो राज्य कौन कौन से हैं ये हम जान लेते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है श्रीमान। ठीक है, ट्रिक का नाम क्या है, श्रीमान। एस से जो है आपका वो हो जाएगा सूरत। ठीक है, ऐसे हो जाएगा सूरत। आर से जो है आपका वो हो जाएगा राजकोट। ठीक है, आर से क्या हो जाएगा, आर से हो जाएगा आपका राजकोट। एम से आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैसूर। ठीक है, एम से क्या हो जाएगा आपका, एम से आपका हो जाएगा मैसूर। ए से बात करते हैं, तो ए से जो है आपका वो हो जाएगा अंबिकापुर। ठीक है, ए से आपका क्या हो जाएगा, अंबिकापुर। एन से बात करते हैं, तो एन से आपका जो है वो हो जाएगा आपका नावी मुंबई। ठीक है, एन से क्या हो जाएगा आपका नवी मुंबई। तो ये जो 5 राज्य हैं इनको 5 स्टार रैंकिंग दी गई थी। तो जिसकी जो ट्रिक हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी श्रीमान। ठीक है, इस ट्रिक से आप जो है याद कर सकते हो 5 राज्यों के नाम, 5 माफ कीजिए 5 शहरों के नाम जिनको की 5 स्टार रैंकिंग दी गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद द्वारा जारी राजा राममोहन राय पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले राजा राममोहन राय पुरस्कार की। तो ये कौन सी परिषद जारी करती है, तो भारतीय प्रेस परिषद। पहला क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या दे देंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है राजा राममोहन राय पुरस्कार कौन सी परिषद है, कौन सी संस्था जारी करती है। ठीक है, तो क्या दे देंगे आप जवाब, भारतीय प्रेस परिषद। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 2019 का पुरस्कार यह किसे दिया गया। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी गुलाब कोठारी जी जो है इनको दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 20 फरवरी को आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि 28 फरवरी की। तो 28 फरवरी को जो है आपका क्या मनाया जाता है, नेशनल
साइंस डे, ठीक है, क्या मनाया जाता है आपका? नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, यानी विश्व विज्ञान दिवस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ठीक है, एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपको चार आंसर दिए गए हैं, चार आंसर में से जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। असम में एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये असम में तो है, असम के ये किस स्थान पे है? तो जो स्थान का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिगबोई। क्या स्थान का नाम हो जाएगा? डिगबोई। तो असम के डिगबोई स्थान पर है। ठीक है, और ये क्या है, 1901 से यहाँ पर तेल जो है वो निकल रहा है, यानी कि सन 1901 से यहाँ पर तेल निकल रहा है। बात करते हैं कौन सी कंपनी निकाल रही है, तो कौन सी निकाल रही है? आईओसी, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यहाँ पर तेल निकालने का काम करती है। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6, एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 300 हड्डियां होती हैं। एक नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। उसके बाद बात करते हैं एक वयस्क व्यक्ति की, तो वयस्क व्यक्ति में जो है 206 हड्डियां होती हैं। एक वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियां होती हैं, अर्थात माने मुझ में कितनी वर्तमान में हड्डियां हैं? 206, और आप जो की वीडियो देख रहे हैं आप में कितनी हड्डियां हैं? 206। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, 1981 में इसरो ने भारत का पहला भू स्थिर उपग्रह कौन सा निर्मित किया था? ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए एप्पल, ऑप्शन नंबर बी भास्कर 2, ऑप्शन नंबर सी इनसैट 1 बी, ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट। ठीक है, तो इसमें जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये भारत का क्या था? प्रथम सैटेलाइट था। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं इनसेट 1 बी की। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इनसेट 1 बी की। तो जो इनसेट 1 बी है ये क्या था? ये जो है भारत का पहला, ठीक है, ये क्या था? इनसेट 1 बी भारत का पहला जियो स्टेशनरी, ठीक है, क्या था? जियो स्टेशनरी, ये क्या था? भारत का पहला जियो स्टेशनरी था। अब जियो स्टेशनरी का मतलब यानी कि जो कि अंतरिक्ष से सिग्नल लेकर के भारत भूमि पर भेजता है, यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसको क्या बोला जाएगा? ये भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। अगर डेट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1981 में हुआ था। डेट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 19 जून। डेट क्या हो जाएगी? 19 जून। 19 जून 1981 को भारत का पहला भू स्थिर उपग्रह यानी कि सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था आर्यभट्ट, और इनसेट 1 बी भारत का पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था। बात करते हैं सैटेलाइट की, तो ये जो है ये मिनिमम 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोज की गई पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? एंटीबायोटिक पूछी गई है और किसने खोजी थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सी चीज खोज की थी? ठीक है, एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक की खोज की थी? चार आपके ऑप्शन है, चार ऑप्शन में जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, अब ये पेनिसिलिन क्या थी? ये बैक्टीरिया जो है मारने वाली दवाई थी, यानी बैक्टीरिया जो है वो मारने वाली दवाई थी। तो क्वेश्चन आपके दो यहाँ पे हो जाएंगे। पेनिसिलिन की खोज किसने की? एलेक्जेंडर ने। क्वेश्चन दूसरा बनेगा आपका, पेनिसिलिन की खोज किस वर्ष हुई? तो 1928 में। ठीक है, तो दो आपके यहाँ पर क्वेश्चन बन गए। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में हवाई डेजर्ट या सफेद रेगिस्तान किस राज्य में पाया जाता है? ये हवाई नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा व्हाइट डेजर्ट। ठीक है, व्हाइट डेजर्ट या सफेद रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो चार आपके ऑप्शन है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सिक्किम। तो इसमें जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। गुजरात में व्हाइट रेगिस्तान पाया जाता है। अब यहाँ पर व्हाइट का मतलब क्या है? तो व्हाइट का मतलब है यहाँ पर
नमक, ठीक है, व्हाइट का मतलब है यहाँ पर नमक। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर 4 आपके ऑप्शन हैं, इसमें जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में कोई डेजर्ट नहीं पाया जाता, लद्दाख और सिक्किम में भी कोई डेजर्ट नहीं पाया जाता है। अभी हमने बात की थी व्हाइट डेजर्ट की, तो ये क्या है, ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, अगर प्रमुख रेगिस्तान की बात तो आएगी, तो प्रमुख रेगिस्तान में क्या हो जाएगा, थार मरुस्थल जो कि पाया जाता है। थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, आपका राजस्थान में पाया जाता है, क्लियर है, राजस्थान में आपका पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है अपना, अगला क्वेश्चन कौन सा है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस किसे कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, फादर ऑफ इंडियन स्पेस किसे कहा जाता है। तो 4 आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विक्रम साराभाई जी को फादर ऑफ इंडियन स्पेस कहा जाता है। बात करते हैं विक्रम साराभाई की, तो इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, ठीक है। इंडियन स्पेस क्या हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अब्दुल कलाम सर की, तो अब्दुल कलाम सर को क्या है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, कलाम सर को, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की, तो इनके नाम पे एक अंतरिक्ष केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो ये अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, ये अंतरिक्ष केंद्र जो है वो आपका तिरुवनंतपुरम, कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, ये है आपका तिरुवनंतपुरम में, क्लियर है। तो मिसाइल मैन के नाम से हम किसको जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि मिसाइल वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है, मिसाइल वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप क्या आंसर देंगे, टेसी थॉमस, कौन है, टेसी थॉमस जो है वो है मिसाइल वुमेन, क्लियर है। बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, इसरो की, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में, इसरो की। तो जो इसरो है ये अस्तित्व में आया 1969 में, ठीक है। इसरो कब से अस्तित्व में आया, 1969 में। डेट की बात करते हैं तो 15 अगस्त को, 15 अगस्त 1969 को इसरो जो है आपका वो अस्तित्व में आया, यानी कि नाम इसरो दिया गया इसको। बात करते हैं इसरो इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जाना जाता था इनको स्पार, ठीक है। किस नाम से जाना जाता था, इनको स्पार के नाम से जाना जाता था 1969 से पहले, ठीक है। तो यानी कि अगर अस्तित्व की बात करें कि पूर्ण रूप से ये कब बना था, तो ये जो आपका है 1962 में, ठीक है, क्या है 1962 में ये आपका बन के तैयार हुआ था। उसके बाद 1969 में जो है आपका नाम दिया गया इसरो, क्लियर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है भारत का, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था, ठीक है। राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। 4 आपको ऑप्शन दिए गए, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर और आर डी बर्मन, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने अपना क्या है राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत लिखा था, ठीक है। राष्ट्रगान की बात करते हैं, तो राष्ट्रगान किसने लिखा था, राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है इसके बारे में बात करते हैं।
ये किस उपन्यास से लिया है? क्वेश्चन क्या बनता है, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? ठीक है, तो उपन्यास की बात करते हैं। उपन्यास का नाम है आनंद मठ। ठीक है, उपन्यास का नाम क्या है? आनंद मठ। तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत जो है पहली बार कब पेश किया गया था, किस अधिवेशन में पेश किया गया था? ठीक है, तो 1896 में जो है ये कोलकाता के अधिवेशन में पेश किया गया था। उसके बाद बात करते हैं भारत का जो राष्ट्रीय गान है, तो वो 1911 यानी कि 1911 में है पेश किया गया था। ये भी कोलकाता के अधिवेशन में ही पेश किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि जब 1911 में भारत के राष्ट्रीय गान को कोलकाता के अधिवेशन में पेश किया गया था, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, खजुराहो समूह का स्मारक एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, यह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये क्या है, किस चीज की बात हो रही है? खजुराहो की बात हो रही है। चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में जो आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। तो खजुराहो कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो बात करते हैं खजुराहो को यूनेस्को ने विश्व धरोहर का जो है हिस्सा कब माना था या विश्व धरोहर का दर्जा कब दिया था? तो ये आपका जो है 1986 में दिया था, यानी कि खजुराहो को 1986 में विश्व विरासत का हिस्सा माना गया था, विश्व विरासत का दर्जा दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? ठीक है, तो चार आपके ऑप्शन है, इसमें से जो आपका बिल्कुल सटीक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। तो ये पूरा क्या था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। पूरा नारा क्या हो जाएगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं, ऑप्शन आपको बी दिया गया महात्मा गांधी, इन्होंने कौन कौन से नारे दिए थे? तो इन्होंने नारा एक तो दिया था, बहुत ही फेमस नारा है, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो। इसके बाद एक इन्होंने नारा दिया था, हे राम, हे राम। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इन्होंने एक और नारा दिया था, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तो कितने इन्होंने नारे दिए, इंपॉर्टेंट है, करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो। ये किसने नारे दिए? ये महात्मा गांधी जी ने नारे दिए। उसके बाद बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की, तो इन्होंने कौन कौन से नारे दिए? इन्होंने एक तो सबसे ज्यादा फेमस इनका नारा है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो कौन सा नारा है इनका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इनका एक फेमस नारा है वो कौन सा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद इनका जो दूसरा फेमस नारा है वो है जय हिंद, और इसके साथ ही इन्होंने एक और नारा दिया था, दिल्ली चलो। कौन सा नारा दिया था? दिल्ली चलो। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं भगत सिंह की, तो भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? भगत सिंह ने जो नारा दिया था उसका नाम है इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, कौन सा नारा दिया था भगत सिंह ने? इंकलाब जिंदाबाद। तो यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया है आपको, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपको इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चार ऑप्शन में जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में, यानी 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इनके साथ में और क्या थे, इनके साथ में जो और थे जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करने में इनकी मदद की वो थे सलीमुल्लाह। ठीक है, सलीमुल्लाह। उसके बाद बात करते हैं लाला हरदयाल जी की, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? इन्होंने जो स्थापना की थी वो थी गदर
पार्टी, क्लियर है, गदर पार्टी की स्थापना की थी और 1913 में की थी इन्होंने, 1913 में। और किसके साथ की थी मिलकर के? काशीराम जी के साथ। किसके साथ मिलकर इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी? काशीराम जी के साथ। बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है 1918 में, किस वर्ष में? 1918 में किसकी स्थापना की थी? विश्व, किसकी स्थापना की थी? विश्व भारती की, विश्व भारती की स्थापना की थी। बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद जी की। तो इन्होंने जो क्या है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, कौन सी पार्टी थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी, यानी कि HSRP, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी की स्थापना की थी। बात करते हैं किस वर्ष की थी? तो इन्होंने जो है 1926 में की थी, क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए, 1917, 1924 और 1930। तो इन्होंने जो है माफ कीजिए, इन्होंने जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? तो 1924 में, ठीक है, 1924 में अध्यक्षता की थी। तो ये कौन सा वो था पार्ट, ये 40वां, कौन सा ये पार्ट था? ये 40वां जो है अधिवेशन था, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? ये आपका बेलगांव में हुआ था, ठीक है, ये आपका कहाँ हुआ था? बेलगांव में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था, क्योंकि ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किस स्थान पर की थी? तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेलगांव में इन्होंने अध्यक्षता की थी, सन 1924 में अध्यक्षता की थी। और वो है कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था, ठीक है। बात करते हैं 1917 की। तो 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी, और ये जो है ये 33वां अधिवेशन था, ठीक है। और स्थान क्या था? कलकत्ता। बात करते हैं 1934 की। तो 1934 में जो है ये 49वां अधिवेशन था, ठीक है। कौन सा? 49वां अधिवेशन था, और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, ठीक है। ये स्थान था बम्बई। इसके बाद बात करते हैं 1940। तो 1940 में जो है अबुल कलाम आजाद जी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और ये जो आपका था ये 54वां था, यानी कि 54वां अधिवेशन था। और ये जो आपका हुआ था, ये हुआ था आपका रामगढ़ में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 48, और उसके बाद में 49 के बाद में 51, 49 के बाद में 51। तो आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन हुआ था। तो बात करते हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, तो 1 अप्रैल, डेट क्या थी? 1 अप्रैल, और सन क्या थी? 1935, 1935। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का जब स्थापना हुई थी तो उस समय कितने रुपयों से लेकर के स्थापना हुई थी? तो रुपए थे 5 करोड़। कितने रुपए थे? 5 करोड़, 5 करोड़ रुपए थे, क्लियर है। अगर बात करते हैं भारत का पहला अपना बैंक कौन सा था? ठीक है, पहला अपना बैंक, तो वो कौन सा बैंक था? वो था PNB, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला अपना बैंक था, और इसकी स्थापना हुई थी 1894 में, 1894 में, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए। तो चार ऑप्शन में जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है, तो आपका चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में जो है आपका 1955, माफ कीजिए 1954 जो है आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेखक एवं लेखिका को, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ओणम किस भारतीय राज्य का त्योहार है? यहाँ पर त्योहार की बात की है और त्योहार के साथ साथ आपका लोक नृत्य के बारे में भी बात की जाती है। तो ओणम की बात करते हैं, ओणम किस भारतीय राज्य का त्योहार है? तो ओणम जो है आपका केरल राज्य का त्योहार है, ठीक है। बात करते हैं सबसे ऊपर कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जो है आपका दशहरा और उगादि यानी कि जिसे गुड़ी पर्व बोला जाता है, वो जो है कर्नाटक में त्योहार मनाए जाते हैं। बात करते हैं असम की, तो असम में जो है आपका बोहाग बिहू मनाया जाता है। सबसे जो ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है तमिलनाडु राज्य से, ठीक है। तमिलनाडु राज्य से जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बनता है कि जो है आपका पोंगल, क्या है, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पोंगल त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये बहुत बार मैंने क्वेश्चन भी देखा है और कई सारे स्टूडेंट ने मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताया भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो आपके इसमें चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन है 29 जून, उसके बाद 29 मई और 29 अगस्त के बाद में आपका चौथा ऑप्शन है 29 सितंबर, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आपका वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक है, कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 26 जुलाई को। 26 जुलाई को, क्लियर है। तो जो है कारगिल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हुआ क्या था कि 26 जुलाई 1999 को जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो गया था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हो गया था जिसमें जो है भारत के 550 सैनिक शहीद हुए थे, ठीक है। 550 सैनिक शहीद हुए थे। बात करते हैं तो युद्ध किस डेट को स्टार्ट हुआ था? तो 8 मई को, 8 मई को युद्ध स्टार्ट हुआ था और जाकर के 26 जुलाई को जो युद्ध है ये 26 जुलाई को समाप्त हुआ था। इसलिए जो है ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं किस ऑपरेशन के तहत ये हुआ था? तो ऑपरेशन जो था ऑपरेशन विजय के तहत जो है ये युद्ध किया गया था, जिसकी वजह से क्या है इसका नाम पड़ गया विजय दिवस। तो इसमें जो क्या है भारत के कितने सैनिक शहीद हुए थे? 550 सैनिक शहीद हुए थे। अब रीजन क्या था ये युद्ध होने का? तो इस युद्ध को जो है एलओसी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। तो 26 जुलाई को ये युद्ध समाप्त हुआ और 8 मई को ये युद्ध शुरू हुआ था, क्लियर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो चार ऑप्शन में जो है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा 1956, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1956 में LIC की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो डेट की बात करते हैं तो 1 सितंबर को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर जो है इसका वो कहाँ है? वो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, क्लियर है। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो 1930 का बीमा अधिनियम था, 1938 का बीमा अधिनियम था, उसके तहत LIC की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा जो है, गंगा नदी, जिसे कि भारत में गंगा बोलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब पद्मा के नाम से जाना जाता है तो ये क्या है? ये गंगा नदी जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा, गंगा के साथ जो है ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इसकी जो संयुक्त धारा है उसको बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? उस संयुक्त धारा को मेघना बोला जाता है, ठीक है। संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है? मेघना। और गंगा को क्या बोला जाता है? पद्मा, क्लियर है। और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं,
तो ब्रह्मपुत्र को जो है वहां पर जमुना के नाम से बोला जाता है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को, गंगा को पद्मा के नाम से और दोनों की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से बोला जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो चार आपके ऑप्शन है, चार ऑप्शन में जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1984 में एनएसजी की स्थापना हुई थी। अब चार डेट आपको और दी गई थी, तो बात कर लेते हैं 1978 की। तो 1978 में जो है कोस्ट गार्ड की यानी कि सीजी कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी। और बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी के 1992। तो 1992 में जो है आरएएफ की स्थापना हुई थी यानी रैपिड एक्शन फोर्स की। बात करते हैं 1969 की। तो 1969 में जो है आपकी वो सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? 1969। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये क्या है? भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो चार आपके ऑप्शन है, चार ऑप्शन में जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पद्मश्री। पद्मश्री को जो है भारत सरकार देती है। बाकी जो ये तीन पुरस्कार हैं, तीन पुरस्कार वो अलग अलग एजेंसी या संस्था देती हैं। अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये कौन सा विभाग देता है? ये खेल विभाग देता है। नाम से ही आपको पता है अर्जुन पुरस्कार है तो खेल विभाग देता है। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका ये कौन सी भारतीय ज्ञानपीठ संस्था देती है। उसके बाद बात करते हैं कालिदास सम्मान की। तो कालिदास सम्मान जो है ये एमपी सरकार देती है। क्लियर है। ये कौन सी सरकार देती है? एमपी सरकार। अब बात करते हैं पद्मश्री। तो इसकी स्थापना यानी कि मान लीजिए कब हुई? 1983 यानी 1983 से जो है आपका पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार है वो आपका 1961 से दिया जा रहा है। ठीक है। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका 1965 से दिया जा रहा है। बात करते हैं उसके बाद कालिदास सम्मान की। तो कालिदास सम्मान जो है ये 1980 से दिया जा रहा है। ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको टॉप 25 क्वेश्चन बताया जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एपी सरकारी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो नया वीडियो लेकर आते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी आप किसी टॉपिक पे स्पेशली वीडियो चाहते हो तो वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वो वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो जय हिंद।